इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो मूव करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगा F इक्वल टू E इंटू माइनस साइन है। डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैसा होगा, उल्टा होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमने अगर ऐसे अप्लाई की है तो इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव करते हैं, उल्टे डायरेक्शन में मूव करते हैं, ऐसे जाएंगे। मतलब अगर यहाँ पे हमारे पास, अगर हम इसको सिंपल में देखें, जैसे रेजिस्टेंस है तो यहाँ पे हमने अप्लाई कर दिया VH हाई पोटेंशियल, यहाँ VL लो पोटेंशियल, तो VH माइनस VL, ये हाई है ये लो है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो ऐसे फ्लो करेंगे लो से हाई, और जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो कैसे फ्लो करते हैं, ऐसे। इस पॉजिटिव चार्ज को हम क्या बोलते हैं, पॉजिट्रॉन। हम क्या मान के चलेंगे कि इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करते, यहाँ पे क्या मूव करते हैं, पॉजिट्रॉन। और जो पॉजिट्रॉन हम होते कहाँ से कहाँ मूव करते हैं, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। तो हम जिसकी बात करेंगे ना, जिस चार्ज पार्टिकल की, वो बात करेंगे पॉजिटिव पार्टिकल की बात करेंगे। उसके पीछे हम रीजन भी आगे जाके देखेंगे। तो हमने क्या बोला कि करंट क्या होती है, अगर हमने किसी दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया ना बाय यूजिंग अ सेल, ठीक है, एक हाई पोटेंशियल और एक लो पोटेंशियल क्रिएट कर दिया, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाता है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वहां पे क्या होता है, चार्ज मूव करता है। वो जो चार्ज मूव करता है उससे क्या बनती है, करंट बनती है। अब आगे हमसे पूछा जाएगा कि करंट का फॉर्मूला क्या होता है। तो आई इक्वल्स टू था, पढ़ के रखा है, क्यू बाई टी, चार्ज फ्लोइंग इन थ्रू क्रॉस सेक्शन बाय डिवाइड बाय टाइम। और इसी करंट को हम कैलकुलस की भाषा में क्या यूज करते हैं, आई इक्वल्स टू डी क्यू बाय डी टी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड एज करंट। ये जो करंट होती है, और जो हमने देखा अभी पोटेंशियल डिफरेंस से कैसे रिलेटेड थे, तो हमने देखा था वी एच माइनस वी है, वी इक्वल्स टू आई इंटू आर, इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी इंटू आर, यही था ना ओम्स लॉ। व्हाट इज वी, वी एच पोटेंशियल डिफरेंस, व्हाट इज dq by dt, current, and what is this r, it is a factor called as resistance। कोई दो तार है, ठीक है, यहाँ पे VH और VL, यहाँ भी VH और VL सेम पोटेंशियल डिफरेंस है, इससे कितना करंट पास करेगा, ठीक है, वो डिपेंड क्या करता है, इस फैक्टर R पे डिपेंड करता है, जिसको हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है। दिस इज ओनली ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में हम V को तो IR लिख रहे थे, यहाँ हमने V के बदले VH माइनस VL लिख दिया, शोइंग द पोटेंशियल डिफरेंस। I के बदले हमने dq by dt लिख दिया, और ये क्या हो गया, फैक्टर रेजिस्टेंस, जो कि डिसाइड करता है कि किसी दो पॉइंट पे अगर कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो वहां से कितना करंट फ्लो करेगा, ठीक है, वो डिसाइड होता है R से। इसमें तुम ये खाली लिख लो, आई क्वेश्चन डी क्यू बाई टी लिख लो और ओम्स लॉ लिख लो बस। अब इसके कैसे क्वेश्चंस आते देखो, हमने और क्या पढ़ के रखा था क्लास 10th में, कि मान लो कि अगर हमसे ऐसा बोल दिया जाए कि एक पोटेंशियल है यहाँ 5 वोल्ट और एक पोटेंशियल है यहाँ पे 2 वोल्ट, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है ये 2 ओम का है, तो बताओ इससे कितनी करंट फ्लो करेगी। तो करंट किधर फ्लो करेगी, तो करंट फ्लो करती है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, करंट ऐसे फ्लो करेगी, हाई से लो फ्लो करेगी। हाई से लो करंट फ्लो करेगी, मतलब हाई से लो क्या फ्लो कर रहा है, पॉजिट्रॉन फ्लो कर रहा है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज, हमेशा पॉजिट्रॉन की बात करेंगे। तो 5 माइनस 2 कितना हो गया, 3 वोल्ट, जो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। रेजिस्टेंस कितना है, 2 ओम का है, तो कितनी करंट फ्लो करेगी, तो हो जाएगी 1.5 एम्पियर करंट फ्लो करेगी। करंट का यूनिट याद है, एम्पियर है, वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्ट होता है, रेजिस्टेंस का ओम। ऐसे हमारे ये एकदम बेसिक सवाल हमने पढ़ करके रखे हुए हैं ऐसे। उसके बाद देखो आगे हम देखते हैं कि हमको ये तो समझ में आ गया कि वोल्टेज क्या होता है, ठीक है, करंट क्या होता है और रेजिस्टेंस क्या होता है। वो करंट के फ्लो का कारण क्या होता है, तो आंसर है वोल्टेज होता है। करंट को रोकने वाला कौन होता है, तो रेजिस्टेंस होता है। अब यहाँ पे देखो एक टर्म जो हम लोग बहुत बार बार यूज करेंगे वो होता है कनेक्टिंग वायर। देखो कनेक्टिंग वायर को पढ़ने से पहले हम एक चीज देखते हैं कि पता हमने प्रीवियस पढ़ के रखा था कि अगर हम कोई भी पॉइंट पे पोटेंशियल को जीरो मान लेते हैं तो उससे हमारे पोटेंशियल डिफरेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। जैसे कि मान लो जब हम पढ़ते थे कि चार्ज है क्यू, तो पोटेंशियल कहाँ जीरो मानते थे, इन्फिनिटी पे जीरो मानते थे। तो हम पोटेंशियल को कहीं भी जीरो मान सकते हैं, उससे हमारे पोटेंशियल डिफरेंस में फर्क पड़ने वाला
नहीं है। अब जैसे देखो, मान लो कि अगर हम जब सर्किट की बात करते हैं तो हम पोटेंशियल कहाँ जीरो मानते हैं। जैसे देखो, मान लो कि ये हमारा एक सर्किट है, ठीक है, यहाँ पे हमारा एक सेल है, ये सेल जो है ना, ये जो रेजिस्टेंस ये 2 ओम का है, और बोला कि ये जो सेल जो है ये हमारे को बोला गया है मान लो 10 वोल्ट का, ठीक है? और ये जो है ना, ये जो वायर दिख रही है, ये जो बिना खाली जो सीधी लाइन जो दिख रही है ना, ये सब क्या कनेक्टिंग वायर्स है। तो हमने क्या सीख के रखा है कि वी यहाँ मान लो 10 वोल्ट है, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारा 0 वोल्ट है, ठीक है। जो नेगेटिव के साथ जो सटा हुआ था उसको हम क्या मानते हैं, 0। तो फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 वोल्ट हो जाएगा, है ना। तब ना ये बैटरी का वोल्टेज 10 वोल्ट होगा, 10 माइनस 0। तो याद रखना है कि अगर हमसे पूछा जाएगा कि हम सर्किट में 0 वोल्ट कहाँ मानते हैं, तो हम सर्किट में 0 वोल्ट मानते हैं एडजेसेंट टू द नेगेटिव चार्ज। ये हर बार नहीं होता है, लेकिन हम जनरली इसको मानते हैं, ठीक है, मान सकते हैं। तो यहाँ पे अगर ये कनेक्टिंग वायर है, ये बोला कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या कनेक्टिंग वायर है, तो V इक्वल टू IR होता है। अब बोला गया ये जो कनेक्टिंग वायर जो यूज करते हैं ना घरों पे, उसका कोई भी तरह का रेजिस्टेंस नहीं होता, ठीक है। उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, 0 होता है। अगर उसका रेजिस्टेंस 0 है तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, V कितना हो जाएगा, 0। मतलब अगर यहाँ पे अगर 0 वोल्ट है तो यहाँ पर भी क्या होगा, 0 वोल्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी तरह का ड्रॉप तो हो ही नहीं सकता। पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया इस 2 पॉइंट के बीच में, 0। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 होगा तब ना डिफरेंस 0 आएगा। यहाँ पे अगर ये कनेक्टिंग वायर है तो कनेक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस क्या होता है, 0। तो 0 होगा तो इसके बीच में, इस पॉइंट के बीच में और इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0। तो अगर 0 होगा तो हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे भी पोटेंशियल कितना होगा, 10 वोल्ट होगा। गुड आफ्टरनून। देखो अर्जिल, तुमने जो पढ़ा है ना, ठीक है, मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होता है, तो याद रखना है कि मेटल के अंदर अगर चार्ज स्टेशनरी होता है तो मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, लेकिन जब चार्ज मूव करता है ना तो मेटल के अंदर एग्जिस्ट कर सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। याद रखना है कि हमने जो चैप्टर पढ़ा था वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स था। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अगर चार्ज स्टेशनरी होता है ना, ठीक है, तो उस वो रीडिस्ट्रीब्यूट कर लेता है। रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद क्या होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। लेकिन जब किसी कंडक्टर में करंट का फ्लो होता है ना, ठीक है, तो उस सिचुएशन में उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकते हैं, ठीक है। तो याद रखना दैट इन अ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 ओनली व्हेन द चार्जेस आर स्टेशनरी। जब चार्ज मूव करता है ना, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है। और यहाँ पे मूविंग चार्ज के बारे में पढ़े, हमारा टॉपिक ही करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट मतलब फ्लो करने वाली, ठीक है। इसलिए यहाँ पे कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर सकता है। अगर पता तुम आर्ग्यू करोगे कि नहीं कंडक्टर के अंदर कभी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता, तो पॉसिबल ही नहीं है कि हमारे घर में करंट आए, क्योंकि अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही नहीं, यहाँ पे चार्जेस को धक्का कौन देके आगे लेकर के, कोई नहीं ला सकता। इसलिए कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो होता है व्हेन द चार्जेस आर मूविंग, ठीक है। उस चीज को दिमाग में रखना, ठीक है। उसके बाद हम क्या बात कर रहे थे अभी कि हाँ, कि ये वोल्टेज डिफरेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पे वोल्टेज डिफरेंस हो जाएगा यहाँ पे 0, ठीक है। तो अगर 0 होगा, अगर तो वोल्टेज यहाँ पे अगर 0 वोल्ट है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 0, कि ये V क्या है, V पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पे अगर 10 वोल्ट है तो यहाँ भी क्या होगा, 10 वोल्ट होगा। ये सब कैसी वायर है, ये सब कनेक्टिंग वायर है। जो हम घर में जो तार यूज करते हैं ना कॉपर की, वो ये वाली तार है। याद रखना है कि कोई भी कनेक्टिंग वायर अगर होती है तो उस वायर में जो पोटेंशियल जो होता है ना वो कांस्टेंट रहता है। कनेक्टिंग वायर में जो पोटेंशियल होता है वो कैसा रहता है, कांस्टेंट। यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, सब जगह 0 सेम रहता है। यहाँ 10 तो यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, सब जगह 10 10। कनेक्टिंग वायर में पोटेंशियल कब चेंज होता है, जैसे बीच में कोई रेजिस्टर आ जाता है, कोई सेल आ जाता है, तो पोटेंशियल चेंज कर जाता है। जैसे देखो यहाँ 0 था, यहाँ पे आएंगे तो कितना हो जाएगा, 0 वोल्ट। ये कनेक्टिंग वायर। जैसे इसको क्रॉस करेंगे, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 वोल्ट हो जाएगा। जैसे बीच में सेल आ जाएगा, या जैसे यहाँ पे 10 वोल्ट था, ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0 वोल्ट। जैसे हमने रेजिस्टर को क्रॉस किया वैसे यहाँ पे पोटेंशियल क्या होता है, वो चेंज कर जाता है। जब तक कि इकलौती कनेक्टिंग वायर होगी तब तक की पोटेंशियल कैसा रहता है,
सेम रहता है, ठीक है। तो नोट कर लो इस चीज को, इन अ कनेक्टिंग वायर द पोटेंशियल रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। कनेक्टिंग वायर टॉपिक में लिख देना, इन अ कनेक्टिंग वायर द पोटेंशियल रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है, टिल टिल एनी एलिमेंट और बैटरी, टिल एनी एलिमेंट और बैटरी comes in between, comes in between, क्लियर होगी बात। तो ये कनेक्टिंग वायर्स होगी, ठीक है, जिसमें पोटेंशियल कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है। अच्छा अब देखो, अब बात करते हैं हम लोग थोड़ी सी और आगे करते हैं कि यहाँ पर जो सेल हम यूज करें ना, ठीक है, ये वाला सेल कैसा होता है, ये होता है डीसी डायरेक्ट करंट, ठीक है। हम इसकी बात करें, दो तरह की करंट होती है, डीसी होती है, एसी होती है। जो हमारे घरों पे आती है वो एसी होती है, जिसको हम कहते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। इसका हमारा अलग से चैप्टर ही है जो हमको पढ़ना है, ठीक है। अभी जिसकी हम बात करें वो डायरेक्ट करंट है, ठीक है। डायरेक्ट करंट ऐसी करंट होती है जिसकी वैल्यू जो होती है ना, वो टाइम के साथ चेंज नहीं करती है। जैसे देखो, मान लो कि अगर मैं तुमको छोटा सा ग्राफ से बताऊं तो ये डायरेक्ट करंट होगी, ठीक है। आई है, ये टाइम के साथ चेंज नहीं करती है। ये करंट हमें कहाँ से मिलती है, बैटरी से मिलती है, ठीक है। ये एसी करंट है वो कहाँ से मिलती है, जनरेटर से मिलती है, ठीक है। ये बैटरी का सोर्स, बैटरी किसका सोर्स होता है, डायरेक्ट करंट का। जनरेटर किसका सोर्स होता है, ऑल्टरनेटिंग करंट का। और ये वाली करंट का देखा जाए ना, अगर एसी करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट, ये कुछ ऐसी होती है जिसकी वैल्यू क्या होती है, पहले तो बढ़ती है, ठीक है, फिर घटती है, आई, फिर घट के जीरो जाती है, फिर ये बढ़ के क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है, ठीक है, फिर ये बढ़ के कितनी हो जाती है, जीरो। ये इसकी वैल्यू जो है ना, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, प्लस से माइनस, ऐसे चेंज करती रहती है, ठीक है। हमको अभी इस टॉपिक पे कोई इंटरेस्ट नहीं लेना है, हमारा टॉपिक क्या है, डायरेक्ट करंट है, ठीक है। जब ये चैप्टर आएगा तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो बैटरी किसका सोर्स होती है, तो आंसर है बैटरी जो होती है डायरेक्ट करंट का सोर्स होती है, ठीक है। नोट कर लेना वहाँ पे, बैटरी इज अ सोर्स ऑफ डायरेक्ट करंट। हम बैटरी के बारे में थोड़ी पढ़ाई करेंगे अभी, तो छोटी छोटी बातें होती है, हमने पढ़ के रखा, उसी को तो फील ले रहे हैं। अब बोला गया कि मान लो यहाँ पे अगर एक हमसे बोला गया 10 वोल्ट का एक सेल है, ठीक है, और यहाँ पे बोला गया कि ये छोटी डंडी है, ठीक है, और ये बड़ी डंडी है। बड़ी डंडी मतलब क्या होता है, हाई पोटेंशियल, ठीक है। छोटी डंडी का मतलब क्या होता है सेल में, लो पोटेंशियल। देखो, लो पोटेंशियल का मतलब ये नहीं होता हमेशा 0 वोल्ट, दिस इज रॉन्ग। हम मान सकते हैं 0 वोल्ट कभी भी, ठीक है, लेकिन हर बार वो 0 वोल्ट हो ये कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखना, हम किसी भी एक पॉइंट को 0 वोल्ट मान सकते हैं, ठीक है, लेकिन 0 वोल्ट मानने का मतलब ये नहीं कि हमेशा ये कितना रहेगा, 0 वोल्ट रहेगा। जैसे अगर हमको बोल देगा कि यहाँ पे 2 वोल्ट है, ठीक है, तो ये कनेक्टिंग वायर है, तो यहाँ पे भी कितना होगा, 2 वोल्ट होगा। पूछा गया कि बताइए यहाँ पे कितना वोल्टेज होगा, तो मान लो V है। अब देखो तो यहाँ V है, तो V बड़ा वोल्टेज हो जाएगा, ये छोटा वोल्टेज है, बड़ा माइनस छोटा इसके इक्वल होगा ये सेल का पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज 10, दैट इज V कितना हो जाएगा, 12 वोल्ट। मतलब यहाँ पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 12 वोल्ट। आई कि नहीं बात समझ में? तुमको अगर एक पॉइंट का पोटेंशियल पता है, बीच में कोई सेल अगर आ रही है, हम दूसरे पॉइंट के पोटेंशियल को डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है, बहुत आसानी से। तो इस दोनों का जो डिफरेंस होगा वो सेल के पोटेंशियल के इक्वल होगा। इन द सेम वे मान लो हमें ऐसा कोई क्वेश्चन बोला जाए, यहाँ पे एक नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, ठीक है, और यहाँ पे बोला जाए कि यहाँ का पोटेंशियल, ये जो बैटरी है इसका पोटेंशियल 8 वोल्ट है, यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो 6 वोल्ट है, वो तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, हाई पोटेंशियल ये है ना, ठीक है, तो 6, लो पोटेंशियल ये है तो -6, ये किसके इक्वल हो जाएगा, हाई माइनस लो, ठीक है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 8 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे x क्या हो जाएगा, 6 - 8 दैट इज -2 वोल्ट, ये कितना हो जाएगा, -2 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे x का पोटेंशियल हो गया। तो हम यहाँ से हमको क्या, हम किसी भी पॉइंट पे यहाँ पे डिफरेंस भी देख सकते हो, हाई 6 -2 दैट इज 6 + 2 8, दिस इज द डिफरेंस। और डिफरेंस कौन क्रिएट कर रहा है यहाँ पे, पोटेंशियल डिफरेंस ये सेल क्रिएट कर रहा है, ठीक है।
तो ये हमको ये समझ में आ गया कि भाई सेल क्या क्रिएट करता है। तो सेल जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है। क्लियर? अच्छा अब देखो, ये सेल एक होता है तो सेल कहते हैं, एक से अगर ज्यादा होता तो उसको क्या बोलते हैं, बैटरी कहते हैं। अभी हम ना थोड़ा सा सेल के बारे में पढ़ लेते हैं कि सेल कैसे पोटेंशियल को क्रिएट करता है। ठीक है, हमने ये देखा सेल पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है, लेकिन कैसे क्रिएट करता है पोटेंशियल डिफरेंस वो हम देखते हैं। नोट कर लो अपनी नोटबुक में। देखो, सेल इन अ सर्किट, cell in a circuit creates potential difference. Cell in a circuit creates potential difference. Full stop. अब ये सेल किस तरह से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है, जरा उसको हम लोग समझते हैं। यहाँ पर देखो, एक सेल हमको बोला गया है कि सेल यहाँ पे 10 वोल्ट का है। ठीक है, मतलब इस दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, 10 वोल्ट का होगा। अगर यहाँ पे अगर मैंने 20 वोल्ट रखा है तो यहाँ 10 होगा, यहाँ 100 रखा है तो यहाँ 90 होगा। ठीक है, मतलब कुछ भी रखो यहाँ, पोटेंशियल कुछ भी लो, डिफरेंस कितने का है, फिक्स है 10 का। यहाँ पे हम कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, 0, 10, 20 कुछ भी ले सकते हैं। अब ये सेल देखो हो क्या रहा है इसमें, यहाँ पे ये हमने ड्रॉ कर दिया। अगर हम सेल को अगर अंदर से देखें ना ध्यान से, सेल के अंदर क्या होगा, ये मान लो सेल एक डब्बे जैसा है, इसके अंदर क्या एग्जिस्ट करता है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, क्योंकि ये हाई पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल है। और मैंने तुम लोग को बता के रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा कहाँ से कहाँ होता है, वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज पॉइंट्स फ्रॉम डायरेक्शन ऑफ हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। और ऐसे भी देखो, अगर किसी चार्ज को रखेंगे हम लोग, तो चार्ज कैसा जाएगा, चार्ज आता है हाई से लो जाता है ना, कोई चीज जो ऊपर से नीचे जाती है, चार्ज हाई से लो जाता है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, वो हाई से लो होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से चार्ज कैसा जाना चाहिए, तो इसे आगे जाना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज। तो बात तो दोनों तरह से आपको एक ही चीज समझ में आती है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ एग्जिस्ट करता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। अब यहाँ पर देखो, हमारे पास एक सेल है, उस सेल पे क्या है, यहाँ पे एक हाई पोटेंशियल है और यहाँ पे मान लो 10 वोल्ट है। ठीक है, और यहाँ पे मान लेते हैं बाकी ये 0 वोल्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा एग्जिस्ट करता है। अब यहाँ पे क्या हमारे पास एक चार्ज है। ठीक है, एक 1 कूलम चार्ज है। अब इस 1 कूलम चार्ज को हमने क्या किया, हमको इस 1 कूलम चार्ज को इधर लेकर के, देखो ध्यान सुना, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है, इधर से इधर, ये इस 1 कूलम चार्ज को इधर धक्का देगी। हम अब सेल क्या करता है, सेल के पास अंदर में ना कुछ केमिकल एनर्जी होती है। सेल के पास क्या होती है, केमिकल एनर्जी। ये केमिकल एनर्जी क्या करेगा, जो सेल के अंदर होता है, जो केमिकल रिएक्शन से आता है, वो केमिकल एनर्जी इस 1 कूलम चार्ज को एनर्जी देगा, ताकि वो यहाँ से यहाँ आ जाए। जैसे वो यहाँ से यहाँ आएगा, पहले मान लो जब यहाँ पे था इसकी एनर्जी 0 थी, जैसे वो यहाँ पहुंचा, इस 1 कूलम चार्ज को कितनी एनर्जी मिल जाएगी, तो 10 जूल मिल जाएगी, क्योंकि डिफरेंस कितने का, 10 का। ठीक है, अब इसको हमने कितना, इसका हमने इंक्रीज कर दिया इसकी एनर्जी। पहले इसकी एनर्जी 0 थी, 1 इंटू 0 वोल्ट 0 एनर्जी, 1 इंटू 10 वोल्ट 10 जूल एनर्जी, इसके पास 10 जूल एनर्जी आ गई। ये एनर्जी इसको किसने दी, समझना ध्यान से, ये एनर्जी जो आ रही है ना इस चार्ज के पास, दिस इज नॉट ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी नहीं है, ये केमिकल एनर्जी इसका सोर्स है। क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक तो इधर धक्का दे रही थी, हमने इसके अगेंस्ट इसको यहाँ पे लेकर के आके इसके पास कितनी एनर्जी आ गई, तो आंसर है इसके पास 10 जूल एनर्जी आ गई। ठीक है, अब 10 जूल एनर्जी आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे बोला गया कि ये एनर्जी कहाँ से आई, कैसे आई, केमिकल एनर्जी। देखो, ये केमिकल एनर्जी कैसे क्रिएट हुई ना, ये हमारे फिजिक्स का टॉपिक नहीं है, ये हमको पढ़ना पड़ता है, तुम केमिस्ट्री में पढ़ोगे। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, जहाँ पे पढ़ना होता है रिवर्सिबल सेल, इरिवर्सिबल सेल की सेल कैसे एनर्जी देता है,
ठीक है, उसकी स्टडी वहां पे होती है। लेकिन अगर मैं तुमको एक एकदम ब्रीफ तौर पे समझाना चाहूँ, ठीक है, एकदम सिंपल भाषा में कि एनर्जी कहाँ से आती है, तो मैं तुमको ऐसे बता सकता हूँ, जैसे मान लो Zn प्लस H2SO4, ठीक है, gives ZnSO4 प्लस H2। एक्चुअली क्या होता है, ये देखा गया कि H2SO4 की जो केमिकल एनर्जी जो होती है ना, वो ज्यादा होती है, और ZnSO4 की जो केमिकल एनर्जी जो होती है वो लेस होती है, जो केमिकल बॉन्डिंग जैसा भी होता होगा। तो ये रिएक्शन ऐसा होता है, ये हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ जाता है। जैसे इसकी एनर्जी ज्यादा थी, इसकी एनर्जी कम है, तो जो डिफरेंस होता है ना एनर्जी का, ठीक है, वो क्या होता है, यहाँ पे रिलीज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एनर्जी जो रिलीज होगी ना, ठीक है, केमिकल एनर्जी के फॉर्म में, ठीक है, वही एनर्जी जो होती है ना, वो एनर्जी कौन ले लेता है, ये 1 कूलम चार्ज ले लेता है, और जो इधर से इधर आता है, ठीक है। दिस एनर्जी इज नॉट इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर, ठीक है, दिस इज एक्चुअली द केमिकल एनर्जी जो कि इसको मिलती है। अब तो हमको एक बात समझ में आ गई कि भले इलेक्ट्रिक फील्ड इसको धक्का देता है, फिर भी ये चार्ज यहाँ पे आ जाता है केमिकल एनर्जी की वजह से। अब इसको हम लोग और अच्छे से समझते हैं कि जब ये होता है तो पूरे सर्किट में क्या प्रोसेस चल रहा होता है। देखो, ये मान लो हमारा एक सर्किट है, ये सर्किट में यहाँ पे हमने लगा के रखा है 5 ओम का रेजिस्टेंस, और ये हमने यहाँ पे लगा के रखा है 5 ओम का रेजिस्टेंस, और यहाँ पे हमारे पास एक सेल है, ये सेल है हमारे पास 10 वोल्ट का, और यहाँ पे अब ये पूछा गया कि यहाँ पे अगर हमने 10 वोल्ट लिया है, यहाँ पे कितना पोटेंशियल होगा, 10 वोल्ट होगा। यहाँ पे अगर 0 वोल्ट लिया है, यहाँ पे कितना होगा, 0 वोल्ट होगा। ये 5 ओम का है रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे ऐसा बोला गया कि यहाँ पे जैसे यहाँ से क्या होगा कि यहाँ से क्या होता है, एक कूलम चार्ज है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ एग्जिस्ट करेगा, इधर से इधर एग्जिस्ट करेगा। केमिकल एनर्जी खर्च होती है, केमिकल एनर्जी जैसे खर्च होगी, इस 1 कूलम चार्ज को एनर्जी मिलेगी, और ये 1 कूलम चार्ज यहाँ पे जैसे पहुंचेगा, इसके पास 10 जूल एनर्जी आ चुकी है, ठीक है। ये कैसे, ये पता कैसी सिचुएशन है, मान लो कि एक ब्लॉक है और नीचे लग रहा है इसके ऊपर एक फोर्स mg, यहाँ पे इसके ऊपर क्या, यहाँ पे इस सिचुएशन में देखा जाए तो यहाँ पे एक चार्ज है q, जिस पे इधर लग रहा फोर्स QE, यहाँ पे ब्लॉक पे फोर्स mg लग रहा है। तो क्या ये ब्लॉक पे अगर फोर्स mg लग रहा है तो क्या कभी ब्लॉक ऊपर नहीं जा सकता है? जा तो सकता ही है, अगर हमने इसको अपनी मस्कुलर एनर्जी देकर के हमने इसको ऊपर भेज दिया तो ऊपर आ जाएगा ये। इन द सेम वे इस चार्ज के ऊपर QE फोर्स लग रहा है, लेकिन अगर हमने इसको अपनी कहीं से इसको केमिकल एनर्जी मिल जाती है, तो केमिकल एनर्जी मिलने की वजह से क्या होता है, भले इस पे फोर्स इधर लग रहा हो, लेकिन वो इस अपोजिंग फोर्स के बावजूद वो यहाँ पे चला जाता है, और इसकी एनर्जी क्या होती है, 10 जूल हो जाती है। इन द सेम वे भले यहाँ पे mg लग रहा है, लेकिन अगर हमने अपनी मस्कुलर एनर्जी दी है तो ये भले नीचे लग रहा फोर्स, लेकिन ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे अगर इसकी एनर्जी मान लो 0 थी, ठीक है, जैसे यहाँ पे चार्ज की एनर्जी 0 थी, तो हमने कुछ वर्क किया तो यहाँ पे इसकी एनर्जी मान लो जाती है पोटेंशियल एनर्जी 10 जूल। यहाँ पर भी सेम वे से इसकी एनर्जी कितनी हो जाती है, 10 जूल। यहाँ पे सोर्स कौन सी है, केमिकल एनर्जी है, लेकिन यहाँ पे सोर्स क्या है, मस्कुलर एनर्जी। तो इसको एनर्जी यहाँ पे मिल जाती है, ये यहाँ से यहाँ पहुंच जाता है, और इसकी एनर्जी कितनी होगी चार्ज की, 10 जूल। एनर्जी देने वाला कौन है, तो केमिकल एनर्जी। उसके बाद अब क्या होता है आगे, चलो इसको एनर्जी मिल गई, ठीक है, अच्छे से। अब आगे में क्या होगा, जैसे इसको एनर्जी मिलेगी ना, खत्म हो जाए क्लास, फिर से ज्वाइन कर लेना, ठीक है। जैसे इसको एनर्जी मिलेगी, ये एनर्जी लेकर के आगे बढ़ा, ठीक है, 1 कूलम चार्ज होता है, एनर्जी लेकर के आगे बढ़ा, ये ऐसे गया, और देखो V इक्वल्स टू IR। तो यहाँ पे कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, बिकॉज कनेक्टिंग वायर है, फिर भी करंट फ्लो कर रही है, ठीक है। करंट फ्लो कर सकती है इवन इन द एब्सेंस ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस, प्रोवाइडेड रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए उसके लिए, 0। करंट ऐसे फ्लो की, करंट इधर गई, ठीक है, यहाँ पे करंट फ्लो करिए, मतलब
कौन मूव कर रहा है? एक चार्ज मूव कर रहा है और उसकी एनर्जी इस सिचुएशन में कितनी है? 10 जूल है। यहाँ पर से जैसे ये चार्ज इधर गया, यहाँ पे इसकी एनर्जी 10 जूल, जैसे ये चार्ज इधर से इधर क्रॉस किया, अब इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी? 0 जूल, क्योंकि देखो 0 वोल्ट है ना, तो 10 जूल एनर्जी थी, कितनी हो गई? यहाँ पे जाके देखो, यहाँ 0 वोल्ट है, यहाँ एनर्जी 0 जूल हो गई। 10 जूल से इसकी एनर्जी कितनी हो गई? 0 जूल हो गई। इसकी जो 10 जूल एनर्जी है वो गई कहाँ पे? तो आंसर वो एनर्जी है रेजिस्टर ले लेते। अगर रेजिस्टर बल्ब है तो वो एनर्जी हमको लाइट के फॉर्म में दिखती है। अगर यहाँ पे रेजिस्टर पंखा है तो उसके पंखे की जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वहां पे दिखेगी। जो भी चीज है वहां पे वो एनर्जी ले लेती है। अब यहाँ पे आया, ठीक है, और इसका एनर्जी कितना हो गया? 0 जूल। ये 0 जूल वाला जो चार्ज है वो वापस से यहाँ पहुंच गया। अब इसकी एनर्जी पूरी की पूरी खत्म हो चुकी है। लेकिन जैसे यहाँ पहुंचता है, ठीक है, ये सेल के अंदर क्या होता है? इस सेल के अंदर फिर केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं। वो चार्ज, ठीक है, फिर से क्या होगा? वो इधर चला जाएगा और उसकी एनर्जी फिर से कितनी? 10 जूल हो जाएगी। तो 10 जूल लेके फिर से आगे बढ़ेगा, फिर वो ऐसे आ जाएगा। इस तरह से क्या होता है? इसकी एनर्जी यहाँ से ये 10 जूल लेता है सेल से, रेजिस्टर में जाता है, 10 जूल एनर्जी बाहर फेंक देता है। 10 जूल मिली, रेजिस्टर में गया, 10 जूल उठा करके फेंक दिया बाहर, ठीक है, लाइट के फॉर्म में, किसी फॉर्म में, फिर एनर्जी 0 हो जाती है और ये प्रोसेस लगातार चलता जाता है। तभी तो हमारा सेल क्या होता है? एक समय के बाद काम करना बंद कर देता है, बिकॉज सेल की सारी केमिकल एनर्जी यूज अप हो जाती है, उसके पास एनर्जी नहीं है, वो चार्ज को एनर्जी नहीं दे पाते हैं। तो ये पता है हम कैसा सोच सकते हैं? ये हम ऐसा सोच सकते हैं ना कि एक कूलम चार्ज के पास एनर्जी किसके पास होती है? चार्ज के पास होती है। चार्ज को एनर्जी कहाँ से मिलती है? चार्ज को एनर्जी मिलती है सेल में से। वो एनर्जी कहाँ जाकर के फेंक देता है? तो यहाँ पे जाकर के वो फेंक देता है, ठीक है। तो पता, तुम ऐसा सोच सकते हो थोड़ा सा कि ये जो है ना, मान लो कि कोई वर्कर है जिसका काम क्या होता है? वो सीमेंट लेता है कहीं से, ठीक है, और सीमेंट सिर पे उठाया, गया ऊपर, ठीक है, यहाँ सीमेंट जाके डाल दिया, क्लियर। इन द सेम वे वो जो वर्कर है वो क्या हो गया? वो चार्ज हो गया। वर्कर इज अ चार्ज, इज अ चार्ज। और वो जो सीमेंट जो डाल रहा है ना, वो क्या हो गया? एनर्जी हो गई। यहाँ से उठाया, ठीक है, सीमेंट, ठीक है, चला ऊपर गया, ऊपर जाके यहाँ सीमेंट डाल दिया, सीमेंट निकल गया। वर्कर तो अपना वापस घूमता रहता है, फिर आएगा, वो फिर अपनी एनर्जी खर्च करेगा, सीमेंट उठाएगा, फिर यहाँ जाके डालेगा, फिर वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है? यहाँ पे ये एनर्जी का जो ना, ये प्रोसेस चलता रहता है और सेल जो लगातार एनर्जी सप्लाई करती रहती है। तो हमसे यहाँ पे एक सीधी सी भाषा में अगर एक ही चीज पूछी जाए कि बताओ यहाँ पे एनर्जी कौन प्रोवाइड कर रहा है? तो आंसर है सेल। एनर्जी कौन कैरी कर रहा है? तो आंसर है चार्ज। एनर्जी कहाँ पर यूज हो रही है? तो आंसर है रेजिस्टर, क्लियर। ये हमको क्लास 10th का ही है, लेकिन फिर भी हमने एक बार इसको अच्छे से रिवाइज कर लिया समझने के लिए भी पूरे प्रोसेस में हो क्या है। ओके, सो आई थिंक सबको समझ में आ गया। किसी को नहीं समझ में आया तो मेरे को चैट बॉक्स में डाल दो कि नहीं समझ में आया। आगे तो बहुत अच्छी बात है। किसी को कोई डाउट हो तो चैट बॉक्स में डाल दो, क्लियर कर देता हूँ। तो तुम अभी नोटबुक में थोड़ा सा ब्रीफली लिख सकते हो। चार्ज कैरीज एनर्जी, सेल प्रोवाइड्स एनर्जी एंड रेजिस्टर कंज्यूम्स एनर्जी। उसके बाद कुछ बेसिक बेसिक चीजें हम लोग और पढ़ के रखे थे ना। क्या पढ़ के रखा था कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था? याद है? R1 + R2, ये था सीरीज में ना, और ये था पैरेलल में। तो ये था 1/R1R2 और रेजिस्टेंस पैरेलल का क्या था? इसी को हमने क्या किया, एलसीएम लेकर के देखा तो कितना आ गया था? R1R2 R1 + R2। इसकी हम लोग प्रूफ भी करेंगे, ठीक है, लेकिन हमने इसकी हमको जब जैसे जैसे न्यूमेरिकल स्पीच में अगर आते हैं ना तो हमको ये फॉर्मूला वहाँ पे यूज करना पड़ेगा। तो हमने इसका एक पहले ही रिवाइज कर लिया, ठीक है। और याद रखना कि रेजिस्टेंस इन पैरेलल के लिए जो है ना, हम लोग R1R2 का R1 + R2 को हम लोग बहुत यूज करते हैं, बिकॉज ये वाला जो फॉर्मूला है ना,
दो रेजिस्टर वाले हमको अधिकतर कॉम्बिनेशन मिलते हैं, इसलिए हम इस फॉर्मूले को अधिकतर यूज करते हैं। उसके बाद ये छोटी छोटी बातें ये ध्यान में रखने की होंगी। उसके बाद नेक्स्ट कि करंट का फॉर्मूला क्या था, dq बाई dt होता है, हमने सीख लिया। करंट कैसी क्वांटिटी, dq बाई dt होता है, यूनिट एम्पियर होता है। वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है हमको समझ में आ गया। रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है, वो पोजीशन होता है, ठीक है, वो हमको समझ में आ गया। रेजिस्टर, मान लो वोल्टेज अप्लाई किया है, कितनी करंट फ्लो करेगी तो वो रेजिस्टेंस डिसाइड करता है। अब हम बात करते हैं कि करंट जो होती है वो एक फिजिकल क्वांटिटी होती है, तो वो फिजिकल क्वांटिटी जो करंट होगी वो स्केलर होगी कि वेक्टर होगी। तो देखो यहाँ पे मान लो ऐसे करके दो वायर है, यहाँ पे ये राइट एंगल पे हमने रख दी वायर, ये 3 एम्पियर है, ये 4 एम्पियर है करंट, ठीक है। यहाँ से करंट ऐसे आती है, यहाँ से करंट ऐसे रखी। यहाँ से हमने जब करंट नापा तो अगर वेक्टर, अगर यहाँ पे हम जो करंट नापेंगे ना तो वो आता 7 एम्पियर। अगर हम इसको प्रॉपर्ली वेक्टर से देखें ना तो ये 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये 25, ये 5 एम्पियर आना चाहिए। करंट यहाँ पे वेक्टर के नियम को फॉलो नहीं कर रही है, करंट यहाँ पे किसके नियम को फॉलो कर रही है, स्केलर के रूल पे। तो करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, नोट कर लेना, करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी because it does not follow the rule of vector addition. अगर लेकिन फिर भी देखो यहाँ पे एक्चुअली मैंने लिख तो दिया स्केलर, जितनी भी बुक्स पढ़ोगे ना सब में स्केलर लिखा जाता है, लेकिन अगर प्रॉपर्ली देखा जाए ना तो करंट स्केलर नहीं, करंट टेंसर होती है, ठीक है। अगर तुम्हारे एग्जाम मान लो लेट्स से अगर ये क्वेश्चन अगर आईटी की मेंस एग्जाम में पूछ लो, ठीक है, कि करंट स्केलर है कि वेक्टर है कि टेंसर है, तो हम वहां पे टेंसर ही टिक करके आएंगे। लेकिन हमारे अगर बोर्ड एग्जाम में पूछ लेना तो बोर्ड एग्जाम के थ्योरी में अगर देखोगे ना तो उन लोगों ने स्केलर यूज किया, तो हम स्केलर ही इसको प्रेफर करते हैं। टेंसर क्यों हम बोला जाएगा, ज्यादा करेक्टली टेंसर होता है बिकॉज करंट के पास देखो मैग्नीट्यूड होता है, करंट के लिए डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन करंट जो होता है ना वेक्टर के नियम को फॉलो नहीं करता है। जिन चीजों के पास मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है और जो वेक्टर के नियम को फॉलो नहीं करता है वो टेंसर कहलाता है, ठीक है। तो करंट इज अ टेंसर क्वांटिटी, ठीक है, बस करंट के लिए डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। जैसे कि मैं बताऊं, एक और एग्जांपल क्लास 11th में पढ़ के रखा था, प्रेशर। तो प्रेशर की अगर बात करें ना तो प्रेशर भी टेंसर होता है, ठीक है, उस प्रेशर के मल्टीपल डायरेक्शंस, ठीक है, करंट के भी मल्टीपल डायरेक्शंस हो सकते हैं। सो करंट इज अगर एग्जाम में आता है वाइज करंट है स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, तो या वाइज करंट है टेंसर, तो लिख के आओगे बिकॉज इट डज नॉट फॉलो द रूल्स ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। अगर मान लो अगर ऐसे करंट अगर आ जाती कहीं पे 5 एम्पियर, तो यहाँ से भी गई 5 एम्पियर, तो यहाँ से अगर करंट नापेंगे ना ये दोनों डायरेक्शन अपोजिट है, तो ऐसा नहीं कि यहाँ करंट 0 हो जाएगी, अपोजिट है, यहाँ पे 0 एम्पियर जाएगा, सॉरी यहाँ पे 10 एम्पियर जाएगा। होगी मेरी बात, सुनो 10 मिनट के बाद फिर ज्वाइन कर लेना, ठीक है, मैं वीडियो थोड़ा सा कर लूंगा। सर मैथ्स क्लास है 10 मिनट के बाद। क्लास कितने बजे तुम लोग की? 4:30। अरे यार तुम लोग अपनी कोई एक क्लास तो आगे पीछे कराओ, केमिस्ट्री की क्लास होती है 2 बजे, फिर बीच में मैं फंस जाता हूँ। आशीष सर से बात करके मैथ्स क्लास थोड़ी एक्सटेंड करवा लो। सर मैंने बोला 4 बजे था, मैंने 4:30 करवाया। तो यार 4:30, अभी टाइम कितना हो रहा है? अभी 11। और 11। सर से बात करके क्लास